नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा पे अशोक वानखेड़े और मिड डे मुद्दा में भी बंगाल ही चलेंगे, क्योंकि बंगाल में दोपहर तक ही रुझान आ गया है। ये रुझान है रिकॉर्ड तोड़ मतदान का, और रिकॉर्ड तोड़ मतदान बंगाल में क्या परिणाम लाएंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि 11 बजे, 7 बजे मतदान शुरू हुआ, 11 बजे तक 4 घंटे में 40% मतदान। 1 बजे के भी कुछ कुछ डेटा आने लगे हैं। अगर वो डेटा फाइनल, जब अभी 1 बजे का आंकड़ा आएगा, उसमें कन्वर्ट होते हैं, तो 1 बजे तक 60% को आंकड़ा टच करता हुआ नजर आ रहा है। 60% को मतदान, 1 बजे तक 60% अगर मतदान हो रहा है, तो ये फिर पहले राउंड के 93% के आंकड़े को पार कर सकता है। यानी पहले फेज का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। सेकंड फेज में जो 143 सीटों पर मतदान हो रहा है, इन सीटों में बहुत सारा ऐसा इलाका है जो टीएमसी का गढ़ है। और सेकंड फेज में मतदान से पहले जिस तरीके से पुलिस ऑब्जर्वर के नाम पे, एनआईए की एंट्री के नाम पर, और सीएपीएफ जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, उन्होंने जिस तरीके से उठाया, मतलब छापेमारी, सेंट्रल फोर्सेज का काम छापेमारी करना नहीं है, उठाना नहीं है। वो काम लोकल पुलिस का होता है। अगर कोई इनपुट भी हो, तो लोकल पुलिस को बैकअप के लिए, मतलब उसके सपोर्ट में, उसके साथ जाती है सीएपीएफ। सीएपीएफ पुलिस ऑब्जर्वर का काम नहीं, ऑब्जर्वर का तो काम ही होता है, वो ऑब्जर्व करने का काम होता है, वो रिपोर्टिंग करता है। वो लोकल पुलिस को या चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही, और वो छापेमारी, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा था पिछले 48 घंटों से, 48 घंटे से थोड़ा ऊपर ही, 60 घंटे से करीब जो है, ये जो ड्रामा दिख रहा था सेकंड फेज में, इस पर हमने जब भी चर्चा की और जिन लोगों से भी बात की बंगाल में भी, जिनसे हमने समझने की कोशिश की, सबने कहा कि ये फेज डर डर के माहौल में मतदान कराने की इस फेज में कोशिश है। और वजह क्या है कि फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में ही ये सब चीजें देखने को मिली जो फर्स्ट फेज में नहीं दिखी थी। यानी फर्स्ट फेज में बीजेपी एक्चुअल, मैं बार बार इसलिए एक्चुअल जोड़ते हैं हम, क्योंकि आजकल ज्ञानेश कुमार के नतीजे आते हैं, एक्चुअल नतीजों में काफी इसका मतलब पिछड़ गई थी। तभी सेकंड फेज में इस तरीके की अराजकता, और ये अराजकता किसकी, अराजकता गूंज की नहीं, अराजकता प्रशासन की, अराजकता चुनाव आयोग की, अराजकता चुनाव आयोग द्वारा डिप्लॉयड जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनकी अराजकता देखने को मिली। भाव को जोड़िए, फिर मैं आता हूं खबरों पर। क्योंकि अब अभिषेक बनर्जी ने, स्वागत है भाऊ, अभिषेक बनर्जी ने 2020-21 से शाह के बयानबाजियों की डायरी भी खोल दी है। और मतदान के बीच में अभिषेक बनर्जी का ये दावा है कि बीजेपी 50 नहीं पार कर रही है। अच्छा, ये 50 का आंकड़ा, अगर जो भी लोग हमारे कार्यक्रम रेगुलर देखते होंगे, मैंने कई बार, क्योंकि ये बंगाल बातचीत करके हमने बोला था, बंगाल बातचीत करके बताया था कि अगर एक्चुअल नतीजे आए तो बीजेपी 50 नहीं पार करेगी। प्रोग्राम्स आप पीछे जाकर के देख लीजिए, और बहुत सारे दर्शक हैं जो रेगुलर देखते हैं, तो उनको मालूम होगा। हमने कहा था 50 नहीं। हमारा कोई अभिषेक बनर्जी से न दोस्ती है, न जो है कोई संपर्क है, कुछ भी नहीं। आज वही 50 का आंकड़ा, अभिषेक ने कहा कि 50 पार नहीं जा रही है भाजपा किसी भी कंडीशन में। अब आते हम खबरों पर, एक एक करके जो है दिखाते हैं। भैया शुरू करिए जरा, मतदान के प्रतिशत से लेकर के और फिर आगे बढ़िए। बंगाल में फेज 2 में 11 बजे तक 39.97, मतलब 40% है, 0.03%, 39.97% मतदान हुआ है। जबकि इस फेज में सबसे ज्यादा भय फैलाने का काम हुआ था। बीजेपी प्रत्याशी की कार पर हमले की भी खबर है, लेकिन किसने हमला किया, वो आरोप और प्रत्यारोप के बीच किसने हमला किया, अब तक ये खबर नहीं आ पाई है। क्योंकि पब्लिक, बहुत जगह पर पब्लिक भयंकर नाराजगी में है। बीजेपी और बीजेपी की मशीनरी दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा है पब्लिक का। आगे बढ़िए जरा। बीजेपी को बंगाल में 50 सीट भी नहीं मिलेगी, अभिषेक बनर्जी का क्लीन स्वीप का दावा, ऑब्जर्वर्स पर लगाए गंभीर आरोप। थोड़ा सा दिखा दीजिए इसमें खबर में आगे।
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमित शाह ने कहा था उन्हें 2021 में 200 सीटें मिलेंगी, लेकिन टीएमसी ने 200 से अधिक सीटें जीत ली। उन्होंने कहा कि उन्हें बंगाल में लोकसभा में 30 सीटें मिलेंगी और टीएमसी को 29 सीटें मिली। इस बार वे 177 सीटें कह रहे हैं, इसलिए उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए 50 से नीचे ही जाएंगे। अभिषेक बनर्जी के ये बयान का संदर्भ कहीं न कहीं बम्पर मतदान से ही जुड़ा हुआ है। एक और हेडलाइन दिखा दीजिए। झड़प भी जगह जगह हो रही है। जो है सेकंड फेज पहले फेज से ज्यादा हिंसक है। कहीं बीजेपी तो कहीं आईएसएफ से टीएमसी वर्कर्स की झड़प। बंगाल में 4 घंटे में 40% मतदान। आगे चलिए, अब जरा आगे आगे चलिए, वीडियो पे आइए, चलाइए। ভোট দিয়েছি, কাকে দিলে? দিদিকে দিয়েছি। কেন? জীবন মরণে দিদিকে ভোট দেবো। জীবন মরণে দিদি? দিদিকে ছাড়া কাউকে ভোট দেবো না। কাকে দিলেন? মমতা ব্যানার্জি। কেন? আমাদের এখানে উনি ছাড়া আর কে আছে? ওনার পরে তো আর কিছুই নেই। উনি আগে, উনি শেষ, উনি শুরু। কাকে ভোট দিলেন? দিদিকে, মমতা ব্যানার্জি। কেন কেন? মমতা ব্যানার্জি ছাড়া এখানে আমাদের এখানে আর কেউ না। আমরা একমাত্র মমতা ব্যানার্জিকেই চিনি। যতদিন বেঁচে থাকবো মমতা ব্যানার্জিকেই দেব। আর মমতা ব্যানার্জি ছাড়া অন্য কেউ এরকম কাজ করতে পারবে না। আশা করি আগামী দিনে দিদি ছাড়া কেউ পারবে না। 365 দিন যে আমার পাশে থাকে তাকেই তো অবভিয়াসলি ভোট দেবো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সময় যেটা ভবানীপুরে কোনো ঝামেলা জাতি ছাড়াই ভোট হয়, অমনি ভাবেই ভোট ওরম ভাবেই হচ্ছে। কাকে দেবেন ভোট? কাকে দিলেন? কেন আমাদের মমতা ব্যানার্জি আমাদের সকলের প্রিয় দিদিকে আমরা 365 দিন আমাদের সুখে দুঃখে সব সময় উনি আমাদের পাশে থাকে। আমরা হাত বাড়ালেই দিদির ছত্রছায়ায় আমরা পড়ে আছি। আমরা রাত্রির বেলায়, সকাল বেলায়, ভোর বেলায়, বিকেল বেলায় যখনই আমাদের কোনো বিপদ হয় আমাদের দ্বিধাবোধটা হয় না। দ্বিধাবোধটা হয় না। যখনই আমরা আমাদের বাড়িতেই চলে আসে, মানে আমাদের পাড়াতেই চলে আসে। ये रिएक्शंस जो है नॉर्मली, हालांकि मतदान के बाद पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये रिएक्शंस बहुत तगड़ा है। और इतना ही नहीं, ये तो था मेरे पास वो न्यूज़ 24 की क्लिप पड़ी हुई है। न्यूज़ 24 की क्लिप में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ साफ उसमें जो है महिला बोल रही है। मैं सामने है, मैं बता देता हूं क्या हुआ। न्यूज़ 24 की क्लिप है। जर्नलिस्ट ने, पत्रकार ने पूछा, व्हाट इज योर मेन इशू, दीदी और परिवर्तन। महिला ने बोला, वी आर प्राउड बंगालीज, वी स्पीक इन बांग्ला, वी वोंट एक्सेप्ट एनी आउटसाइडर, बीजेपी imposing Hindi on us, clear message from the ground, Bengal identity stands firm, the wave is with Mamata Banerjee। ये नेशनल चैनल्स पर भी उनकी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम नहीं चला रहे हैं। तो ये कंडीशन है आप। और ये मतदान इस बार सेकंड फेज पहले फेज से भी भारी क्यों दिख रहा है? क्योंकि मतदान किस स्थिति में हो रही है भाऊ? वहां पर आज सुबह से बारिश हो रही है बंगाल में। जरा दिखा दीजिए, कतार देखिए, सब छाता लेके, छतरी लेके लाइन लगी हुई है, जबरदस्त लाइनें लगी हैं। ये देखो, सुबह से बारिश के बीच मतदान हो रहा है। कुछ इसमें एक तो बयान बाइट वीडियो भी चला दी थी, तो फिर भाव के पास शोमिता घोष। कितने देर से खड़ी है लाइन में? अबाउट हाफ एन आवर। Despite this heavy rain, you still come to vote. Yeah, this is my first time voting. How excited are you? Quite excited because I don't know what is going to happen inside, so this is a new experience. अब पहले सवाल के लिए चलते हैं, फिर अभी आपको हम दिखाएंगे इस चुनाव में जो कहा है ना कि दोपहर तक रुझान, एक तरफ भारी मतदान और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो टेबल्स लगे हैं, जो बाहर टेबल लगते हैं, उन टेबल्स पर मक्खी भी नहीं भिनभिना रही। मतलब मक्खी भी नहीं बैठ रही, मक्खी भी वहीं जाती है जहां पर कुछ रस होता है।
इतना नीरस, मक्खी नहीं है, इंसान तो दूर की बात है भाऊ, कोई तो बिठा होता। प्रत्याशी जा रहे हैं बूथ बूथ, किसी को बिठा देते। अरे कुछ नहीं, सीएपीएफ वाले कोई, अजयपाल शर्मा कोई बिठा देता, उसको बिठा देता कम से कम। चलो वही बैठा रहे, कुर्सी पकड़ कर बैठा है, मैं यूपी से आया हूं, बैठा हूं, कोई नहीं, सन्नाटा है। लेकिन उससे पहले अभी जो आपने देखा, बारिश के भीतर 4 घंटे में 40% मतदान, ये क्या रुझान प्रारंभिक नहीं है, मैं एक्चुअल नतीजों की बात कर रहा हूं, डिजाइनर नतीजे तो आपको पता ही। आशीष जी, ये बौखलाहट हमें वो 11 लोग जो इन्होंने पुलिस ऑब्जर्वर जो भेजे, छटे हुए लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनका रिकॉर्ड बहुत डाइसी है, तभी समझ में आ गया था कि ये सेकंड फेज इनके लिए डू और डाई की स्थिति है। मैं 2021 के नतीजों पे यदि आपकी नजर डालूं तो आपको आश्चर्य होगा कि जिन 7 जिलों में अभी चुनाव हो रहे हैं, उसमें से वर्धमान, कोलकाता, हावड़ा और दक्षिण परगना, इसमें 2021 में बीजेपी ने खाता भी नहीं खोला था। इसलिए बीजेपी इस बार सेकंड फेज में ज्यादा आक्रामक दिख रही है। प्रधानमंत्री का यदि संबोधन आपने सुना होगा बनारस में, वो बनारस के उस तमाम महिलाओं को संबोधित नहीं कर रहे थे, वो संबोधित बंगाल के महिला मतदाताओं को कर रहे थे। वही पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड बजा रहे थे कि विपक्ष महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाह रहा है, और मैं किसी भी हालत में देख मेरे बहनों को और मेरे माताओं के लिए मैं आरक्षण दे के रहूंगा। अरे भाई, 2024 में पास हुआ बिल, 2026 मैंने 2023 में पास हुआ बिल, 3 साल तक क्या उसमें झालमुड़ी खा रहे थे? तब शर्म नहीं आई? तब बहनों की याद नहीं आई? और महिला बिल का नाम लेके अपना नापाक एजेंडा दौड़ा रहे थे। एक नया चुनाव आयोग, एक गणेश कुमार को बिठाने की व्यवस्था कर रहे थे डिलिमिटेशन पे। विपक्ष को मूर्ख समझते हो? विपक्ष ने एक गिरा दिया ये प्रस्ताव। यही ये जनादेश है। तो आशीष, मैं कह रहा हूं कि अभी तक के वोटिंग में ममता जी निकल गई, यदि जनादेश है तो। लेकिन हमने ये जनादेश महाराष्ट्र में देखा, ये जनादेश हमने छत्तीसगढ़ में देखा, ये जनादेश हमने हरियाणा में देखा, ये जनादेश हमने बिहार में देखा, लेकिन नतीजे डिजाइनर आ गए। तो जिस विश्वास के साथ ये बोल रहे हैं कि मैं अभी शपथ विधि के लिए आ जाऊंगा, तो ये डिजाइनर नतीजे लाएंगे। और डिजाइनर नतीजे में ये होगा कि जीता हुआ उम्मीदवार को भी यदि इन्होंने नहीं माना और हारे हुए को सर्टिफिकेट दे दिया, तो आपके पास कोई इलाज नहीं, बट कोर्ट जाना है। कोर्ट में पहले ही डायलॉग तैयार है, कोर्टों में स्क्रिप्ट पहुंच चुकी है न्यायाधीशों के पास कि चुनाव हारने के बाद रोते हुए आते हो हमारे पास, टाइम खराब करते हो। ये स्क्रिप्ट है, ये डायलॉग है। चुनाव के पहले जाओ तो चुनाव का राजनीतिक आंकड़ा बना देते हो कोर्ट को, बाद में जाओ तो हारे हुए हो इसलिए रोते हुए आते हो। जब न्यायपालिका ही संरक्षण दे रही है इस गड़बड़ झाले को, तो क्या करेंगे? और ये डर है, बाकी राज्यों से अलग डर है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? क्यों रहेंगे? बंगाल की जनता को तो आतंकी समझ रहे हो आप? हाँ, बंगाल की जनता अन्याय सहन नहीं करती, वो नहीं करती। और आप जानते हो कि आपके डिजाइनर नतीजे जब अन्याय का रूप लेके सामने आएंगे, तो ये जनता विद्रोह करेगी। अभी उम्मीदवार पीट रहे, तब हो सकता है जीते हुए एमएलए पीटेंगे, तथाकथित जीते हुए। लेकिन यह ट्रेंड तो बिल्कुल क्लियर है, यह फेज ही ममता का था, इसलिए यह बौखलाहट थी। बौखलाहट तो अभी कहाँ देखा भी आपने? अभी बौखलाहट आपको दिखा रहे हैं। जरा आगे चलते हैं भैया, जरा अभिषेक बनर्जी को सुनवाइए। अभिषेक बनर्जी जो बता रहे हैं सीटों के बारे में भविष्यवाणी, वो सुनवाइए, फिर अभी बौखलाहट भाजपा की दिखाएंगे इसी कार्यक्रम में। हाँ, আমরা টেক আপ করেছি বিভিন্ন জায়গায় ইভিএম
খারাপের যে খবর আমরা পাচ্ছি, আমাদের ওয়ার রুম প্রত্যেকটা বুথে কানেক্টেড রয়েছে। আমরা সেক্টর অফিসারের সাথে কথা বলছি, ডিওর সাথে কথা বলছি, এবং প্রায় 60%-এর উপর বুথে যা সকাল থেকে খবর পেয়েছিলাম অলরেডি ইভিএম রিপ্লেস করে দেওয়া হয়েছে। বাকি যেটুকু আছে আমি আশাবাদী আধ ঘন্টা 40 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। আমি মানুষকে বলবো, আপনারা নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে ভোট দিন। বাংলার মানুষকে ভয় দেখাতে চাইছে বিজেপির গুন্ডারা। কিছু গুন্ডা ওরা পাঠিয়েছে উত্তরপ্রদেশ থেকে, যারা এখানে ফুটেজ খেতে এসেছিল তাদের নিজেদের ফুটেজ বেরিয়ে গেছে, আপনারা সেগুলো দেখেছেন। মানুষ যেন মাথা উঁচু করে শান্তিপূর্ণভাবে নির্ভয়ে ভোট দেয়, এবং বাংলার প্রতি যে বঞ্চনা হয়েছে, বাংলাকে যেভাবে অপমানিত করা হয়েছে, আমাদের রোহিঙ্গা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আমাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হয়েছে, তার জবাব যেন আজকে বাংলার মানুষ দেয়। वो लोग चाहते नहीं है लोग आए और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें और सब अपना वोटदान कर पाए। मुझे यही लगता है कि आप जितना ये सब करोगे, आपके ऊपर उतना ही बुमेरांग होगा। लोग का प्यार, उनका आस्था, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार तृणमूल के ऊपर बढ़ेगा, और आप जितना यूपी को, बिहार के लोगों को यहाँ पे ले आके आउटसाइडर्स से बंगाल हड़पने का कोशिश करोगे, आप उतना ही बैकफुट में जाओगे, चाहे आप कितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो। ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तब आप देख लेना। This time it will be a clean sweep for Who is saying? BJP, They said that they said that in 2024. They said it in 2021. You go and ask them. You said it's going to be a clean sweep for BJP every time. But whenever the numbers have been revealed or the electoral outcome came, it became the other way around. So it is, the onus is on you to go and ask the BJP leaders. Every time you have predicted something, eventually it has turned in Trinamool's favor. Amit Shah said we'll get 200 seats in 21. Trinamool plus 200 seats. They said we'll get 30 seats in Bengal in Lok Sabha. Trinamool got 29 seats. This time they are saying 177. So by their track record, they will only go down below 50. भाऊ अभिषेक, जनता के समर्थन के हिसाब से तो सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही, लेकिन क्या 2024 के बाद जो बदली हुई भाजपा है, 21 वाली 24 तक वाली भाजपा, जो एक्चुअल में 160 से 180 सीट पर सिमट गई थी, 240 तो दिखता है, वो भाजपा जो 2024 के बाद हरियाणा ने देखा, जिस भाजपा को, भाजपा के सिस्टम को महाराष्ट्र ने देखा, बिहार ने, दिल्ली ने, उनको समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी को कि आप जनता को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। यू कांट फूल पीपल ऑल द टाइम, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम टाइम। आप 2014 से लगातार लोगों को मूर्ख बनाते हुए 2024 तक आ गए। 10 साल तक आपने जितने भी मूर्ख बनाने के रास्ते है, उससे लोगों को समझ में आ गया कि आपकी औकात क्या है। लोगों आपको 180 पे लेके आए। एडीआर की रिपोर्ट 60 की सीटें जुगाड़ की बताते हैं, इसलिए हम बोलते 180। 240 पे आए, मतलब जुगाड़ करने के बाद भी आप बैसाखियों पे हो। तो इससे उनको एक समझ में आ गया कि अब इस देश की जनता हमको चुनाव नहीं जीतने देगी, अब हमें अपनी जीत खुद तय करनी पड़ेगी। और फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्र था, आत्मनिर्भर बनो, उसमें बीजेपी आत्मनिर्भर बन गई। मतलब खुद ही चुनाव लड़ो, खुद ही जीतने का सीटें तय करो, और खुद ही नतीजे निकालो, और खुद ही जीत जाओ। सीट भी मेरी, पद भी मेरी, और खड़ी गिरी तो मेरे बाप की। हार जीत सब। इसके पहले ये होता था कि हार जीत होती थी, फिर तोड़ा फोड़ी होती थी, ईडी सीबीआई होती थी। अब ईडी सीबीआई से भी लोग नहीं डरते हैं, जेल जाने को तैयार हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि जीतने ही मत दो। और क्या प्रॉब्लम है, 2 जगह है चुनाव में, यदि गड़बड़ी हो गई तो 2 ही आपको जगह है जहां जाने की, जिस दरबार है, जिस एक चुनाव आयोग में जा सकते हैं आप कि एक गलत हुआ, और उसके बाद कोर्ट में जा सकते हैं। तो चुनाव आयोग तो पहले ही बीजेपी का प्रकोष्ठ हो चुका है। वो तो तृणमूल वालों को बोलेगा गेट आउट। अब बचता क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका से क्या अभी उम्मीद है? मैं दवे जी को सुन रहा था उस दिन, सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील दवे साहब,
हाँ, छोड़ दिया वकालत उन्होंने। उन्हें वकालत छोड़ दी। हम्म, उन्हें कहा मैं इस ऐसे ऐसे कोर्ट में मैं कैसे खड़े हो जाऊं जहां कुछ कानूनी नहीं है, जहां संविधान ही नहीं है, जहां जज साहब अपने सोच से सोच लेंगे। किसी को जमानत इसलिए देते हैं कि वो 1 साल तक जेल है, गलत बात है, बिल्कुल सही है साहब, 1 साल तक बिना वजह जेल है, उसको जमानत दीजिए। लेकिन फिर बाकी लोग क्यों 10-10 साल जेल में है? उनको जमानत क्यों नहीं देना है? सिर्फ सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों को जमानत, बाकियों को जूते देने हैं। आप देखिए ना, एक व्यक्ति, पार्टी का स्पोक्स पर्सन, जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, हेमंत सोरेन के पत्नी के 2 पासपोर्ट की बात करते उस पर एफआईआर होती है। हेमंत दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, हेमंत विश्व विश्व शर्मा, सॉरी, हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी पर। अब इतने हेमंत हो गए तो गड़बड़ा हो जाती है कई बार, सॉरी, लेकिन आप है ठीक करने को मुझे, तो मैं जरा उस विश्वास के साथ रहता हूं। तो हेमंत विश्व शर्मा के पत्नी के खिलाफ बोलो तो बोलने वाले के खिलाफ एफआईआर, और एक छिछोरा कोई आता है कर्नाटक से और यूपी में केस फाइल करता है और ये एफआईआर बोली जाती है कि राहुल गांधी के खिलाफ करो क्योंकि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट है। ये कौन सा है? यदि राहुल गांधी पे एफआईआर करने की बात होती है तो फिर हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी पे, और यदि पवन खेड़ा पे एफआईआर होती है तो फिर उस छिछोरे पे एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन यहां सिलेक्टिव है। छिछोरा यदि बीजेपी का है तो वो सबसे बड़ा अहम वीआईपी है और वो गणमान्य नागरिक है, और गणमान्य नागरिक विपक्ष में है तो वो गया गुजरा है, वो क्रिमिनल है, वो पाकिस्तानी है, वो चाइनीज है, वो देशद्रोही है, धर्मद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। और इस बात को रेखांकित करता है न्यायपालिका। मैंने तो कई बार कहा न्यायपालिका ने बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बोर्ड लगना चाहिए कि विरोधी पार्टियों को यहां आना मना है। क्यों आपने जाए? चर्चा कर दी, हम चुनाव पर थे, पर मैं रुक रहा हूं। चुनाव पर हम थे, लेकिन आपने चर्चा कर दी, हम फिर चुनाव पे चलते हैं। दोस्तों को बता दें, बस 1 मिनट। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, आपको याद होगा, देश के कई गणमान्य जो नागरिक हैं उन सब ने एक साथ एक याचिका दाखिल की थी कि हेट स्पीच पर एक गाइडलाइन बनाइए। याद होगा, जिसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने पहले कि इसमें सारे नाम तो बीजेपी के नेताओं के हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हैं, इसमें और किसी का नाम क्यों नहीं है? तो उस याचिका को दोबारा करेक्ट करके फिर डलवाया, मतलब सीजीआई साहब ने। उस पर आज फैसला आ गया हेट स्पीच को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच का मामला लेके अब आइंदा सुप्रीम कोर्ट मत आना आप लोग, कोई भी हेट स्पीच का मामला आप लोग लोकल अदालत में लेके जाओ, हाई कोर्ट में लेके जाओ। और हेट स्पीच पर इस देश में पर्याप्त कानून है, बीएनएस में और बाकी सब में पर्याप्त कानून है। अब हेट स्पीच का मामला लेके सुप्रीम कोर्ट आप लोग नहीं आने की जरूरत है। इतने सारे कानून है और बिना मतलब चले आते हो गाइडलाइन बनवाने के लिए। सोचिए, हेट स्पीच ऐसे मामले पर एकदम सुप्रीम कोर्ट को आप परेशान मत करिए। देखिए ना, प्रधानमंत्री देश को संदेश के नाम पे चुनावी भाषण छोड़ देते हैं, लेकिन आचार संहिता का कोई इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन जो कुछ बोला भी नहीं होगा खड़गे ने, उसको नोटिस इशू होता है। हाँ। यही खड़गे बीजेपी में होते हाँ। तो खड़गे को वक्तव्य को ये गीता का वचन समझ के बोलते। आज प्रधानमंत्री का भाषण क्या था? क्या आज प्रधानमंत्री का बनारस का भाषण बंगाल की चुनाव की रैली का भाषण नहीं था? एकदम देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं भाऊ, उसमें चाहे जो भी हो, अदालत से लेके जो भी, इनके कपड़े उतर चुके हैं। ये बाजार में नंगे घूम रहे हैं, लेकिन इतना बेशर्म है कि केला का पत्ता भी नहीं बांध ले रहे हैं। इसीलिए मुझे डर है, इसीलिए मुझे डर है कि इतना कुछ होने के बाद यदि कल 200 सीटों पे बीजेपी आ जाएगी तो क्या कर लोगे आप? हाँ, सही बात है। 130 में महाराष्ट्र में आ गई तो क्या कर लिया आपने? पूरा विपक्ष 50 में सिमट गया बिहार में, क्या कर लिया आपने? क्योंकि अभी के मुंह में खून लग गया है, लग गया। इसलिए मैंने कहा कि बिहार के नतीजे, ये बंगाल के नतीजे इस देश की दिशा तय करेंगे। यदि बंगाल में इतना कुछ होने के बाद बीजेपी जीतती है तो फिर ये जो टूलकिट है उनका, ये 2029 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीट बीजेपी को देगी।
और जब 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी को होगी तो आप मान लीजिएगा, बिल्कुल मान लीजिएगा कि फिर संविधान भी बदलेगा और फिर इस बार चुनाव भी नहीं होंगे 20-20 साल तक के। जरा अब बीजेपी के आते हैं, बीजेपी रुझान की हमने बात की थी, थंब में लिखा है, हम वही दिखाएंगे। जरा एक लाइए भैया अगला, ये ट्वीट देखिए आप सामने है। ये अभी जो आपको विजुअल दिखाएंगे उससे पहले ट्वीट पढ़वा रहे हैं ताकि विजुअल समझ में आए। जिनका अभी आप जिनको देखेंगे स्क्रीन पर वो एंटाली से बीजेपी की उम्मीदवार है। मतदान केंद्र के अंदर इस महिला का घिनौना, अभद्र और बेहद बदतमीज बर्ताव भी आप देखिएगा। ये बूथ एजेंट को धक्का दे रही है, ढकेल रही है और गली के गुंडे की तरह गालियां दे रही है। अहंकार में आकर उसने बूथ एजेंट को गंदी धमकी भी दी कि तेरा बाप कितना दूध पिलाया है देखते हैं हम। अगर बंगाल में सत्ता न होने पर भाजपा इस तरह अभद्र और अहंकारी व्यवहार करती है तो सोचिए राज्य में पैर जमाने की भी कोशिश करने पर ये जनता पर किस हद तक अत्याचार, हिंसा और गाली गलौज करेगी। उनकी हताशा खुलकर सामने आ रही है। ये लोग अपनी करारी हार भांप चुके हैं और यह बेपरवाह उन्मादी व्यवहार एक हताश मलती हुई पार्टी की अंतिम आहट के सिवाय कुछ नहीं है। जरा विजुअल देखिए भाऊ, विजुअल देखिए, चला दो भैया। सर्कुलर दिखावो तो, सर्कुलर दिखावो तो। आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं उसको? जोर से सुन। पीछे अगर मेरा पीछे आई तो तुम्हारा दिन ठीक नहीं, यहाँ पीछे आके दिखा तेरा बाप कितना दूध पिलाए देखते हम। तो तुम्हारा दिन ठीक नहीं, यहाँ पीछे आके दिखा तेरा बाप कितना दूध पिलाए देखते हम। कितना बाप दूध पिलाया तेरा देखते हैं हम। ये है। और ये बौखलाहट क्यों है वो भी दिखा दूं तब सवाल पर आता हूँ। भैया कुछ फोटोग्राफ्स आपके पास हैं जो बीजेपी के जिसको कहते हैं कि बस्ता बूथ पर ये है। देखिए, बीजेपी कैंप्स आर नाउ परफेक्ट फॉर मेडिटेशन, एब्सोल्यूट साइलेंस गारंटीड। चला ये फोटो दिखाइए, फोटो एक एक करके सिंगल भी फोटो है, वो सिंगल में दिखाइए, ज्यादा समझ में आएगा सारी फोटोग्राफ्स। ये देखिए वो बोतल इंतजार कर रहा है, वो भी गा रहा है बोतल की होठों से छू लो तुम। वो बोतल, कोई बोतल में होठ लगाने वाला नहीं है, पानी पी लो, बोतल रखा है तो रखा है, सन्नाटा पसरा है। आगे चलिए फोटो चेंज करिए। ये देखिए एक जगह का नहीं है, ऐसे हम जो है आपको कई फोटो दिखा रहे। देखिए ये देखिए आगे कहीं कोई नहीं है भाई, कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। एक आध आदमी तो बैठा होता। ये देखिए खाली मोदी जी का कटआउट है वहां पे अकेले, वो भी टेढ़ा हो गया है, वो भी टेढ़ा हो गया है बेचारा कटआउट भी। ये देखिए नीचे वो मोदी जी का भी देखिए टेढ़ा कटआउट झुका हुआ है। और ऊपर देखिए, ऊपर भी देख लीजिए वो टीएमसी का टेबल, वहां देखिए लोग छतरी लिए लाइन लगाए हैं, वहां लोग बैठे हैं, कागज पत्तर सब है। नीचे देखिए टेढ़े मोदी, बस मतलब नाम नहीं है टेढ़े मोदी, नाम नरेंद्र मोदी ही है, कटआउट टेढ़ा है। मैं ये क्लियर कर दूं। अब टेढ़े मोदी लोग कहते कि नाम आपने बिगाड़ दिया, टेढ़े मोदी कर दिया। नहीं तो पता पड़ा 25 मोदी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हुए। हाँ, टेढ़ा मोदी कैसे बोला? टेढ़े मोदी। ये है भाऊ, इससे ज्यादा अब हम क्या दिखाएंगे आप बताइए। मैंने आपको खाली कुर्सियां, महिला की बौखलाहट, पार्टी का प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बीएसएफ की गाड़ी, वो सीआईएसएफ की गाड़ी में घूमता है, बख्तरबंद गाड़ी में, ठीक है। ये पलायन करते हैं रोड शो से, और दूसरी तरफ किलोमीटर रास्ते पे चलने वाली, मोटरसाइकिल पे चलने वाली ममता, और भीड़, उमड़ती हुई भीड़, मतदाताओं का लगातार बढ़ता हुआ मतदाताओं का प्रेशर है। ये मतदाताओं का प्रेशर है। ये एसआईआर के खिलाफ जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनसे मेरी कई लोगों से बात हुई सुबह से। सबका कहना है कि ये जो इतना ज्यादा हेवी परसेंटेज जो वोटिंग का हो रहा है, ये लोगों का रिटेलिएशन है। ये लोग गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं अपना कि एसआईआर में आप कितने लोगों के नाम काटोगे। और 34 लाख लोग यदि मतदान नहीं कर पाएंगे तो उन 34 लाख में से कई 34 लाख के 70 लाख ऐसे मतदाता है कि जो उनके रिलेटिव है। वो कहते हैं कि हम बता देंगे इनको, एसआईआर वालों।
अब एसआईआर में नाम इसलिए कटे ना कि ममता जीते नहीं, अब हम जितवा के दिखाएंगे। वोटिंग तो ऐसा हुआ, जनादेश की मैं बात कर रहा हूं, ज्ञानादेश की नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो 11 ऑफिसर कल उतारे थे पुलिस ऑफिसर, ऑब्जर्वर का काम क्या होता है? ऑब्जर्व करना, चुनाव आयोग को रिपोर्ट देना गलत हो रहा है, या वरिष्ठों को रिपोर्ट देना कि खुद डंडा लेके उतरना। जो अजय पाल वहां पे धमकी दे रहा था गली के गुंडे जैसा कि मैं तुमको देख लेना, मैं, और नाम लेके विधायकों का, उसका तो वो तो बुरी तरह फंसा भी है। मैं कहता हूँ कि अगर कानून का शासन होगा ना तो उसकी वो सस्पेंशन नहीं, वो टर्मिनेशन में जाएगा। वो जो किया है यही जेल जाएगा, बैठे साबित कर सकता जेल हूँ। जाएगा। जेल वही करो कि यहीं बैठ के साबित कि वो सारा कुछ कैसे उसने केवल भय फैलाने के लिए किया। मैंने कल क्लिप और भी दिखाई थी भाऊ, उसने वो आदमियों को जाकर के कोई लुंगी पहने खड़ा है, उसको हड़का रहा है, नंबर दो उसका, जहांगीर का नंबर दो। वो मोबाइल से नंबर लोग निकाल के दे रहे हैं। आप मुझे बताओ इससे ज्यादा क्या बिल्कुल ओपन एंड शट मामला होगा? एक प्रत्याशी जो ऑलरेडी विधायक है, फिर प्रत्याशी है, पूरा हलफनामा दाखिल किया है, नामांकन किया है, उसका मोबाइल नंबर तुम मांग रहे हो घूम घूम के, उसका एड्रेस पता कर रहे हो। और इतना उसको आईपीएस की ट्रेनिंग कैसे ले सकता है? और कैसा बोल रहा है कि उसको बता देना कि मैं आया हूं। नहीं बताओ, विधायक का एड्रेस नहीं है। वाह, विधायक का एड्रेस ही नहीं है। ये तो चुनाव आयोग वो वीडियो बना के रिलीज किया गया है टेरर फैलाने के लिए। एग्जैक्टली सारी कोशिश ये थी। एग्जैक्टली हालांकि अभी मैं एक खबर लाऊंगा इन पर। एक महिला, अब 4 मई तक का इंतजार है इनके लिए भी। देखते हैं, अगर भाजपा की सरकार बन गई तब तो फिर किसी की सुनवाई होती नहीं है भाजपा की सरकार में किसी महिला की। बाकायदे बहुत डिटेल कंप्लेन लेके आई है, उस पर हम आएंगे, उस पर कार्यक्रम हम करके दिखाएंगे पूरा। जरा आखिर में मनोज झा को सुनवा दीजिए, या बंगाल से बाहर बैठ करके बंगाल को कैसे देखा जा रहा है वो भी जरूरी है। नहीं, जो पिछले बार का ट्रेंड है मैं देखता हूँ, मेरी उम्मीद है वही पुनरावृत्ति होगी जो फर्स्ट फेज था 23 तारीख को, 29 यानी आज भी वही कमोबेश। अब बस चिंता इस बात की है कि वो लाखों लोग जिनके केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल के पास, उनमें से चंद हजार को इस फेज के लिए ओके किया गया। फर्ज कीजिए कि चुनाव पश्चात ट्राइब्यूनल इनमें से कई हजार को क्लियर करता है, Who shall be held responsible? कोई मैकेनिज्म है या नहीं है? इसी में भारतीय लोकतंत्र की अवस्थिति छुपी हुई है। यही सबसे वैलिड सवाल है। और ये सवाल तब और गंभीर हो जाता है कि जितने मामले में अपील पर फैसले आ रहे हैं, 99.5% मामलों में मतदाता वैध मतदाता साबित हो रहा है। जो संदिग्ध मतदाता है वो वैध मतदाता साबित हो रहा है। यानी 34 लाख, अगर हम उसी परसेंटेज को देखें, ऐसे ही तो लगाया जाता है, तो उस परसेंटेज में 34 लाख में 33.5 लाख, या हो सकता है 33,80,000 वो मतदाता वैध मतदाता है। क्योंकि 99% से ज्यादा जो है, जो भी अपील में, चाहे 500 हो चाहे 1000 हो, जितनी सुनवाई होकर के फैसले हो रहे हैं, 99% उसमें वैध मतदाता है। तो मेरा यही कहना है तो इन मतदाताओं के अधिकार का रक्षण कौन करेगा? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट जिसका ये दायित्व है वो टूथलेस हो गया है क्या? दंतहीन हो गया है? या अपने रिटायरमेंट के बाद के कुछ सौदे तय करने हैं सरकार से? जो एक प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार आप बनने नहीं दे रहे। चलिए, हमको इजाजत दीजिए, बस सुप्रीम कोर्ट की बात क्या करें। जिनकी ड्यूटी लगी है चुनाव में, ऐसे 65 लोग आए थे कि माय लॉर्ड,
हमारी तो चुनाव ड्यूटी लगा रखे हैं और हमारा मतदाता आप सूची में चुनाव नाम करवा नहीं है। सकते हैं, आप चुनाव करवा सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया कि आप लोग जाइए उसके ट्रिब्यूनल के पास जाइए, ट्रिब्यूनल के पास जाइए और अगले चुनाव वोट डाल लेना आप लोग। मतलब बताइए इसका मतलब तो मैं तो यही कहूंगा, अगर ज्ञानेश कुमार और अमित शाह की बात माने तो, कि ये भाजपाई घुसपैठियों से चुनाव करवा रहे हैं, घुसपैठियों को चुनाव में ड्यूटी में लगा रखे हैं। ये इतने देशद्रोही हैं, ये घुसपैठियों को चुनाव ड्यूटी में लगा रखे हैं। सोचिए अब, जिसका भाई घुसपैठिए बताते हैं ना, अमित शाह घुसपैठिए हैं, इनका नाम कट रहा है, जो जिनका नाम कट रहा है घुसपैठिए पकड़ रहे हैं हम लोग। घुसपैठियों तुम लोग ड्यूटी में चुनाव लगा रखे हो। या तो इतने वो घुसपैठियों से चुनाव करवा रहे हैं या मरे हुए लोगों से चुनाव करवा रहे हैं। हाँ, चलिए इजाजत दीजिए, कार्यक्रम और भी हैं, खबरें और हैं महत्वपूर्ण, वो लेकर के हम आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।